नमस्कार सभी मित्रों। देखिए कल की जो क्लास हो चुकी थी, वो क्लास में देख चुके थे कि एक तरीका से इंडस वैली का किस तरीके से निर्माण हो रहा है और जो पाषाण काल हुआ उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया, तो उसके बाद एक नई प्रोसेस हो रही है जिसके थ्रू क्या बन रहा है, एक इंडस वैली प्रोसेस बन रही है। देखते हैं इसके साथ ही तो अपन को देखना है कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत कि उसका उद्भव और विकास किस तरीके से हो रहा है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ तक देख चुके थे कल अपन लास्ट क्लास में कि अपन ने देखा था कि मानव का विकास, मानव का उद्भव, कि मानव किस तरीके से जंगल से बाहर आया और इससे पहले क्या था वो, कि एक तरीके से आप देखोगे तो एक जंगली जीवन व्यतीत कर रहा था। एक पहाड़ों या जंगलों की तरफ घूमता है और भोजन इकट्ठा करता है। इसके बाद तो मानव का उद्भव के बाद इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या था कि देखा जाए तो क्या आया था, स्टोन एज, पाषाण काल निकल कर आया था। तो पाषाण काल, स्टोन एज निकल कर आया और इसके बाद आप देखोगे स्टोन एज के बाद क्या आया, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज क्या निकल कर आया, कैल्कोलिथिक एज। जरा ध्यान से देखिएगा, तो कैल्कोलिथिक एज आया। इसके बाद अगला टर्म अपना क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन है ना। तो इसके बाद अब देखिए बेटा कि यहां पर ने देखा कि यहां तक आ चुके और इंडस सिविलाइजेशन। अब यहां सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर आपका आएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता तो वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देखने की बात है कि सीक्वेंस को जरा ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्रम में आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखिए यहाँ वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वैदिक सभ्यता को एक तरीका से देखा जाए, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और दो पार्ट्स कौन से हैं, एक आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। देखिए जरा ध्यान से देने की जरूरत है यहाँ कि आप देखोगे सीक्वेंस में तो एक तरीका से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो स्टडी है वो एक तरीका से हॉरिजेंटल के रूप में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ स्टडी दो प्रकार की, एक तो अपनी कौन सी है हॉरिजेंटल और दूसरी आपकी कौन सी है वर्टिकल। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो इस तरीके से हॉरिजेंटल में आप कनेक्टिविटी बना के रखोगे ध्यान में। और यहाँ बेसिक टाइम पीरियड का भी ध्यान रखोगे, जैसे इंडस सिविलाइजेशन है तो बेसिक इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 2450 बीसी से आप देखोगे तो कहां की ओर लगाया जाता है, 1750 बीसी पुरानी, है ना। अब इसके लिए पीछे भी अलग अलग मत हैं, अलग अलग हिस्टोरियन हैं, तो भांति भांति प्रकार के हिस्टोरियन उन्होंने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। तो इसके लाने कुछ हिस्टोरियन है वो अपने अलग मत देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है कि जैसे सर जॉन मार्शल, तो सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग अगर टाइम पीरियड देखा जाए इनका तो 3250 से 3250 बीसी टू 2750 बीसी कितना माना गया है, 3250 से कितना 2750 बीसी क्या माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड माना गया है। इसके लाने अगली एक जो प्रचलित विधि है जिसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, अगर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2450 से लेकर 1750 बीसी तक नजर आता है। कितना नजर आता है, 2450 से 1750 बीसी तक क्या कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो कार्बन डेटिंग क्या है, तो कार्बन डेटिंग ये है बेटा कि हम किसी भी जीवाश्म है, कोई भी अगर देखा जाए जीवाश्म है तो इसमें क्या है, जीवाश्म के द्वारा कि उसमें जो कार्बन की मात्रा है तो कार्बन की मात्रा की एक ह्रासदर होती है और उसके नष्ट, कार्बन के नष्ट होने के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा
कि उस जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। तो एक साइंटिफिक तरीका से देखा जाए तो उसका निर्धारण होता है, और इस बेस के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या लगाया गया, 2450 से 2750 के बीच में लगाया गया। अब बात आती है कि 2450 से 2750, सॉरी 1750 कितना है, यहां देखोगे 1750, तो 2450 से 1750 के बीच में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एवरेज टाइम पीरियड माना जा रहा है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इतनी हो गई, और वहीं वैदिक सभ्यता पर ने देखी बेटा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो वैदिक सभ्यता का एक तो आपको नजर आ रहा है ऋग वैदिक काल, और दूसरा कौन सा नजर आ रहा है आपका, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में संपूर्ण अगर वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो संपूर्ण वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। कितना है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका माना जाता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है। वहीं ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो यहां देखो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में आप देखोगे तो एक कौन सी हो गई है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। तो यहां देखो कुछ डिवीजन, तो वैदिक सभ्यता के अगर टोटल टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1500 से कितना है, 600 बीसी, ठीक है। और यहां ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो ये कितना है बेटा, 1500 से लेकर 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये किसका है, अर्ली वैदिक का। और इसकी बात की जाए लेटर वैदिक की बात की जाए तो 1000 बीसी टू 600 बीसी, कितना है इसका टाइम पीरियड, 1000 टू 600 बीसी। देखो आप अगर सीक्वेंस में देखोगे वहीं इंडस वैली की अगर बात की जाए उसका कितना था, तो इंडस वैली का एवरेज कितना चल रहा था, 2450 से लेकर 1750 बीसी। कितना चल रहा था, 2450 से लेकर 1750 बीसी किसका चल रहा था, इंडस वैली का टाइम पीरियड चल रहा था। देखो अगर आप देखोगे जरा ध्यान पूर्वक तो इसमें आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इंडस वैली है और वैदिक सिविलाइजेशन है, तो इसमें क्या है बेसिक अगर देखोगे तो यहाँ कितने का 250 जो वर्ष है, ईयर है, इस टाइम पीरियड का क्या हो रहा है, गोल हो रहा है इस टाइम को। तो इसका टाइम जा कहाँ रहा है, इसको समझने के लिए कुछ जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जी कौन सी हो गई, वैदिक सिविलाइजेशन, और इसके बाद जस्ट अपनी कौन सी इंडस सिविलाइजेशन, और इसके बाद कौन सा लगा हुआ आपको, वैदिक सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली जो है, जिसी को हड़प्पा भी बोला जाता है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, बेसिकली अगर यहाँ कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इसका ऐसा माना जाता है कि देखो अलग अलग विद्वान, कोई 3200 अनुमान लगाता है इसका, ठीक है, कोई 2750 अनुमान लगाता है, कोई इसका कितना लगाता है बेटा, कार्बन डेटिंग C14 अलग अनुमान लगाती है, और डीपी अग्रवाल अपना अलग। तो अलग अलग मत प्रचलित हैं अलग अलग टाइम, लेकिन वही अपन ने देखा कि C14 है कार्बन डेटिंग, इसका जो सर्वमान्य है 2450 से लेकर कितना चलता है इसका, 1750 बीसी चलता है। तो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इतना है, और बेसिक कितना चलता है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो यहाँ अगर सही टाइम पीरियड को समझना है तो सही टाइम पीरियड की ऐसा माना जाता है, जैसे कौन है, हड़प्पा या वैदिक सभ्यता जो इंडस सभ्यता है, हड़प्पा या कहा जाए कौन सी अपनी इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको बेसिक समझोगे तो इस तरीके से समझो जरा कि इसमें भी हड़प्पा सभ्यता का भी बचपन आया होगा, बचपन के बाद युवावस्था आई होगी, और युवावस्था के बाद देखोगे तो कौन सी आई होगी, वृद्धावस्था। तो यहाँ अगर देखोगे तो चाइल्डहुड वाला जो बचपन वाला टाइम पीरियड है, तो मान लिया जाता है, हिस्टोरियन मानते हैं कि 2500 बीसी रहा होगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसका क्या आई होगा, युवावस्था आई होगी, तो मान लिया जाता है कि 2000 बीसी, 2000 बीसी में इसका यंगेस्ट की युवावस्था आई होगी, और ओल्ड एज कितना बेटा, 1500 बीसी। तो ऐसा मान लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी 3 स्टेप रहे हैं कि पहले बचपन आया, फिर युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आएगी, और इस तरीके से इसका जन्म हुआ तो इसका क्या होगा बेटा, पतन भी हुआ है। अब बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये टाइम पीरियड को लेकर तो यहाँ एवरेज मान लिया जाता है कि इस तरीके से
पहले कौन आई, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके बाद ये गैप रहा है, तो यहाँ एक कनेक्टिविटी के राम मान लिया जाता है कि 1500 तक रही होगी। फिर इसके बाद किसको, वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में भी अर्ली वैदिक और कौन सा रहता है बेटा, आप देखोगे तो लेटर वैदिक वाला पीरियड रहता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से कुछ देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका किस प्रकार निर्माण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, देखो यहाँ कैसे इसका राइजिंग अगर देखा जाए तो जन्म हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा समझने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि अलग अलग विद्वान, जैसे अपन देखेंगे आर.एस. शर्मा, तो आर.एस. शर्मा का प्रचलित मत है, जो हिस्टोरियन है, और इन्होंने क्या कहा बेटा कि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडस वैली देखा जाए तो एक कैसी थी, व्यापारिक सभ्यता, व्यापारिक सभ्यता, या कहा जाए तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता था, कॉमर्शियल या व्यवसाय के अकॉर्डिंग मुख्यतः देखा जाता था। और उसी यहाँ का जो पूरा प्रशासन है वो वणिक वर्ग या कहा जाए कॉमर्शियल जो लोग थे उनके हाथ में रहा है, क्योंकि इसके कुछ एविडेंस भी वहां देखने को मिली हैं कि वहां की जो सड़कें बनी हुई हैं इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। तो वो सारे विचार यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। तो इस बेस पर मान लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन है वो एक तरीका से वणिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। तो इस बेस पर तो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के लाने कुछ सिद्धांत प्रचलित हैं। उन सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो एक तो कौन सा है, विदेशी सिद्धांत, विदेशी सिद्धांत, फॉरेन थ्योरी। दूसरी अगर बातें करोगे तो आर्यमत, और तीसरी अगर बातें करोगे तो कौन सा, स्वदेशी मत, स्वदेशी मत मतलब इंडियन थ्योरी। एक तो कौन सी फॉरेन थ्योरी, एक आर्यन हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई कि इंडियन या स्वदेशी थ्योरी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका मुख्यतः अगर देखा जाए राइजिंग तो तीन सिद्धांत निकल कर आते हैं। तो देखिएगा अगर भारत की बात करोगे तो भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो इतिहास की बात की जाए, जो इतिहास का जब निर्माण हो रहा था तो उस टाइम हम किसके उपनिवेश थे बेटा, तो हम देखा जाए अंग्रेजों के, मुख्यतः किसके उपनिवेश थे बेटा, अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, कभी हमें आजादी 1947 में मिली। तो इससे पहले जो इतिहास लिखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं इतिहास में मेन भूमिका थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। फिर बाद में हम आजाद हुए तब हमें लगा कि कुछ इतिहास को सोचने समझने और अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो यहाँ उन लोगों ने एक तो अपना मत दिया कि विदेशी सिद्धांत, तो इसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है इसका निर्माण देखा जाए तो कौन ने बेटा, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता, उसने क्या किया, इस सभ्यता का निर्माण किया। और कुछ हिस्टोरियन जो मानते हैं कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया, आर्यों ने। और जबकि भारतीय इतिहासकारों का मत है कि इस सभ्यता को ना तो आर्यों ने बनाया ना तो किसी विदेशी सभ्यता ने बनाया, बल्कि यहाँ देखा जाए तो जो भारतीय जो इंडस वैली है इसको बनाने वाले भारतीय या कहा जाए यहाँ के लोग ही जो निवास करते थे उन्हीं के द्वारा इंडस वैली को मुख्यतः बनाया गया। देखिए जरा ध्यान, तो आप देखोगे तीन मत मुख्यतः आपके यहाँ प्रचलित हैं। तो बेसिक अपन को कौन सी देखनी है बेटा कि इंडियन थ्योरी, इंडियन थ्योरी क्या कहती है और फॉरेन थ्योरी क्या कहती है, तो इस पर मेनली चर्चा है। तो बातें करेंगे आज हम इंडियन थ्योरी की कि इंडियन थ्योरी में किस तरीके से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ और एक जो ग्रामीण सभ्यता थी और वो एक किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ मुख्यतः इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले था क्या और इस टाइम जो सभ्यताओं का निर्माण चल रहा था उस टाइम था क्या। तो देखते हैं जरा। तो पहले आप देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ विद्यमान थी। तो पहले वर्ल्ड का थोड़ा सा मैं मैप बनाऊंगा, जरा देखते रहिएगा, है ना। तो जैसे आप देखोगे कि इस तरीके से वर्ल्ड में तब उस टाइम क्या क्या चल रहा था और किन किन चीजों का निर्माण हो रहा था। जी आप देखोगे तो क्या बन गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस तरीके से ये क्या बन रहा है, स्पेन पुर्तगाल वाला, इस तरीके जी आपका कौन सा हो गया, इटली बेसिकली, और इधर ये आपका यूरोप वाला, देखिए इस तरीके से, है ना, कैस्पियन सी आगे चल के, है ना। इधर आप देखोगे तो ये फारस की खाड़ी, और इधर आपको नजर ही आ रहा होगा जो इंडिया है, और थाईलैंड म्यांमार करते हुए
और यहां से देखिए देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ जी आपका श्रीलंका हो गया, जी आपका कौन हो गया अंटार्कटिका, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जी वाले पार्ट में रहेंगे आपके। देखिए जरा ध्यान से, तो सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए यहाँ विभिन्न सभ्यताएं थी, उनमें से देखोगे आप तो इजिप्ट या जी आपकी कौन सी है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। दूसरी आप देखोगे तो इधर दजला व फरात नदियों के बीच में इधर आपकी कौन सी थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। इधर देखोगे होंगो या पीली नदी के किनारे कौन सी थी बेटा चीन की सभ्यता, ठीक है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन थी। और इधर आप देखोगे जी वाला तो इधर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कौन सी थी आपकी सिंधु घाटी और सभ्यता। अच्छा एक बात यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जितनी जो सभ्यताएं हैं उन सभी का निर्माण क्या हो रहा है नदी के किनारे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो कौन सी रिवर है इंडस रिवर, इधर देखोगे आप कौन सी है तो दजला और फरात, इधर देखोगे तो कौन सी नदी है नील नदी, चीन की देखोगे होंगो या कौन सी है पीली नदी है। जितनी सारी सभ्यता हैं विश्व में जितनी सारी बन रही हैं वो सारी सभ्यताओं का देखा जाए तो नदियों के किनारे डेवलप हो रही हैं। और इस क्लास को जो सुन रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि जितनी सारी सिविलाइजेशन बनी है उन सारी सिविलाइजेशन का निर्माण कि बैंक ऑफ रिवर के नदी के किनारे ही क्या हुआ, इस पर अपने विचार दीजिएगा और इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। देखता हूं कि आपका कितना माइंड डेवलप है और आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ अपन को बेसिकली देखना है कि जो इंडस वैली है इसका निर्माण हुआ, तो इसके लाने देखना आज अपन को स्वदेशी सिद्धांत, क्या देखना है स्वदेशी सिद्धांत या इंडियन थ्योरी अपन को देखनी है। देखिए जरा तो इसमें अपनी कौन सी काम करेगी स्वदेशी थ्योरी। तो यहां देखोगे आप तो जी मान लो इंडिया इस तरीके से जी आपका क्या बना है इंडिया, वैसे ड्राइंग इतनी बेकार तो नहीं मेरी समझ में आ जाएगा है ना। और इंडिया का मैप तो फिर लगभग करेक्ट ही बनना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाने का, है ना। अब देखोगे तो लगभग समझ में आ जाएगा आपको, देखिए जरा ध्यान से, हाँ लगभग श्योर है ना। देखिए तो यहाँ इस तरीके से देखोगे, इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं यहाँ देखिए तो यहाँ इस तरीके से आप देखोगे ट्रायंगल के रूप में ये कौन सी है आपकी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या क्या है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। कार्बन डेटिंग इसका टाइम पीरियड क्या बताती है बेटा तो 2350 या 2450 कितना 2450 से इसका कार्बन डेटिंग कितना है बेटा 1750 बीसी, कितना है बीसी, ठीक है। देखिएगा जरा तो अपन को देखना है कि इंडस वैली का जो निर्माण है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको क्राइटेरिया नजर आ रहा है ये बनी कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ और निर्माण के साथ साथ इसका पतन या डिक्लाइन, तो डिक्लाइन और पतन दोनों कैसे हुए उन पर बेसिक अपना टॉपिक है, इन पर चर्चा करनी है कि बने कैसे। और जिसमें भी अपन को क्या देखना है स्वदेशी सिद्धांत, स्वदेशी सिद्धांत। देखिए तो यहां तक अगर आपने देख लिया और इसको सुन लिया तो आप मान लोगे कि जिस प्रकार इंडस वैली बनी थी और उसका पतन हुआ था वैसे ही भविष्य में जितने सारे नगर बनेंगे उनका भी क्या होगा कि पतन सुनिश्चित है। देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ बात चर्चा करेंगे स्वदेशी सिद्धांत की। स्वदेशी सिद्धांत देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस तरीके से इंडस वैली का निर्माण हुआ, स्वदेशी सिद्धांत। स्वदेशी सिद्धांत में तो यहां माना जाता है कि जिस तरीके से जो इंडस वैली थी, देखिए इधर से कौन सी नदी आपकी इंडस रिवर या कहा जाता है सिंधु नदी, कौन सी नदी प्रवाहित हो रही सिंधु नदी, झेलम चिनाब रावी सतलज और ब्यास, ठीक है। इनके जो सभी नदियों के मिलन से फर्टाइल सॉइल उपजाऊ क्षेत्र है और इसके आसपास लोगों ने अपनी बस्तियों का निर्माण किया और विभिन्न क्या किया इन्होंने कि नए नए
अपने घर मकान बनाना स्टार्ट किया और एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसको क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। देखिए तो यहाँ अपन ने देखा तो यहाँ विभिन्न सभ्यता, जैसे यहाँ देखोगे जी वाला पार्ट महाराष्ट्र, बेसिक महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ के जो लोग हैं तो यहाँ की संस्कृति अलग थी, जिसको बोला जाता था जोरवे संस्कृति। कौन सी? जोरवे कल्चर। तो यहाँ मुख्यतः कौन से कल्चर के लोग रहते थे? जोरवे कल्चर के लोग, अर्थात वहां की अपनी एक संस्कृति थी, वहां अपने गांव थे। इधर देखोगे राजस्थान का साउथ वाला, तो यहाँ देखोगे आप संस्कृति, तो यहाँ की संस्कृति कौन सी थी बेटा? सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति के लोग। यहाँ देखोगे मालवा में तो कौन से थे? मालवा संस्कृति के लोग। कौन से थे? मालवा संस्कृति के लोग। तो इस तरीके से देखा जाए विभिन्न संस्कृतियों का जन्म कहाँ हो रहा था? इन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत हो रहा था, है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। तो पहले आप देखोगे कि जो कल्चर है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। तो यहाँ देखिए तो सर्वप्रथम आपने क्या देखा? तो सर्वप्रथम आपको समझ में आया कि यहाँ तो विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते थे, और संस्कृति के लोग निवास करते थे तो इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी क्या बेटा? गांव जैसी संरचना का निर्माण किया। किसकी? गांव जैसी संरचना। और यही इनको जब अपन ने देखा तो पहले क्या था? इनके पास पाषाण मतलब स्टोन था, फिर आगे चल के इनके पास क्या आ गया बेटा? तांबा भी आ गया, कॉपर भी आ गया। तो इस तरीके से यहाँ दोनों के मिलन से क्या बना बेटा? ताम्र पाषाण। क्या बना बेटा? ताम्र पाषाण। क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया? इन सभी का औजार के रूप पर, औजार के रूप में इन्होंने किसमें उपयोग करना स्टार्ट किया बेटा? कृषि में। किसमें? कृषि में। और कृषि को आप देख ही रहे हो, इनका जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कौन सी है? सिंधु नदी के आसपास इनका क्षेत्र बना हुआ है। तो कृषि, और कृषि के क्षेत्र में जब किया तो इनके पास बड़ा उत्पादन। क्या बड़ा बेटा? उत्पादन। उत्पादन हुआ, और जब उत्पादन हुआ तो इनके पास उत्पादन हुआ सरप्लस, मतलब कहा जाए तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इनके पास होने लगा। जब बेटा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, इनके खान पीने की जरूरत पूरी हो जाएगी, स्वयं के और परिवार की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अब इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा कि इस जो इनके द्वारा तो इसको मार्केट में सेल करना, और जब मार्केट में सेल करेंगे तो इनके पास क्या आएगा? पैसा। और जब पैसा इनके पास ऑप्शन मिल जाएगा, इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, ठीक है, और कुएं वगैरह, मतलब जो भलाई के काम है वो सब करने के काम कौन करेंगे? ये वाले करेंगे। जिससे अगर सड़क, मकान, बिल्डिंग, भवन, मंडियां, सब्जी इत्यादि सबका बनाने का काम कर देंगे तो एक तरीका से देखा जाए गांव, गांव से किसमें कन्वर्ट नजर आने लगेंगे? नगर के। जे देखोगे आप तो सिटी जैसा इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। जब सिटियों में और ज्यादा तीव्र गति से नगरीकरण को बढ़ाई दिया जाता है तो एक तरीका से क्या हो जाते हैं? जे महानगर एक तरीका से देखा जाए बड़े बड़े नगरों में तब्दील हो जाते हैं। फिर क्या होगा बेटा? सड़क बनेगी, बिल्डिंग बनेंगे, ठीक है, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए बेटा तो क्या हो रहा है कि एक तरीका से हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं उन सब का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। और शहरीकरण जब इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हमारे जमीन के अंतर्गत वाटर लेवल है या जमीन के अंतर्गत वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, और जब रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो ऐसे में क्या होगा? सूखा। क्या पड़ेगा? सूखा। या कहा जा सकता है क्या पड़ेगा बेटा? सूखा के साथ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब बेटा जब जलवायु परिवर्तन होगा तो इन सब का इंपैक्ट किस पर पड़ेगा बेटा? इंसान पर। और जब सूखा पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र का, उस नगर का क्या होगा बेटा? पतन होगा। तो इस बेस पर अंत में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ और अंत में क्या हो गया बेटा? पतन हो गया। तो बेसिकली इस तरीके से देखोगे तो आप तो एक तरीका से पहले कृषि करी, गांव बनाए, फिर गांव से शहर बनाए, नगर बनाए, महानगर बनाए, और फिर से वो सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उन सब का फिर से क्या हो गया? पतन हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए इंडस वैली एक सभ्यता थी, इस वजह से पतन हो गया। तो ये एक इंडियन थ्योरी काम करती है, और इंडियन थ्योरी के थ्रू मान लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन इन सभी कारणों से हुआ।
देखिए वैसे ही आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार अपन देख रहे हैं ग्वालियर, तो ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में मुख्यतः आज देखोगे कि जो 34 है और 34 वाला जो इलाका है वहां इससे पहले लोग बागों से पूछा जाए तो गांव या देखा जाए इक्का दुक्का मकान बने हुए थे, ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन थी और आज वाली सिचुएशन ऐसी हो गई बेटा कि यहाँ क्या हो गया, मार्केट हो गया, मार्केट निकल के आ गए। मार्केट के साथ साथ देखा जाए यहाँ सड़क, बिल्डिंग, भवन सब कुछ बेहतर हो गया। इसके अलावा अब देखा जाए तो कितना ग्वालियर के मेन ग्वालियर के साथ साथ आसपास तक फैल गया। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब शहरीकरण अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगा, हर जगह सड़क होंगे, हर जगह बिल्डिंग होगी, भवन होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी बारिश होगी और बारिश का पानी सड़क से नाले से बहते हुए नदी में और नदी से सागर में जाएगा तो फिर से हमारे वाटर चार्ज नहीं हो पाएंगे। जब वाटर चार्ज नहीं हो पाएंगे पानी की किल्लत आएगी, कृषि बेहतर नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ वैसे भी हमारी ग्वालियर का एक दिन क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। जब ग्वालियर का पतन हो जाएगा बेटा तो फिर कल के दिन पता चलेगा कि जब खुदाई होगी, खुदाई के पश्चात क्या पता लगेगा कि यहाँ इंडस कोई एक नगर था। और जिस प्रकार आज हम इंडस वैली को वहाँ मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, इराकीगढ़ इत्यादि कोटरा वहां के जो एविडेंस मिल रहे हैं वो एविडेंस मिलने के कारण पता लगा रहा है कि लोग ऐसे थे या इन चीजों का उपयोग करते थे। तो वही कहानी। तो ऐसे ही भविष्य में जब ग्वालियर के साथ ऐसा होगा तो फिर से वहां होगी माइनिंग होगी, खुदाई होगी, तो उसके दौरान फाइनली पता लगाया जाएगा कि यहाँ भी नगर ऐसे थे। तो खुदाई के दौरान कल के दिन हमारा भी माइक, हमारा भी कैमरा, बोर्ड इत्यादि मिलेगा तो अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ की शिक्षा की पद्धति टेक्निकली या देखा जाए टेक्नोलॉजी आधारित थी और बेहतरीन तरीका से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो वही चीजें कि कल के दिन जिस प्रकार इंडस वैली का पतन हुआ तो भविष्य में जो सारी चीजें बनी उनका भी पतन होना स्वाभाविक। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति को इतना मत छेड़ो कि वो रो दे। इस वजह से इतना उपयोग करो कम से कम अपनी जरूरतें हो जाएं, भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी क्या हो जाए, जरूरतें हो जाएं। तो यहाँ शहरीकरण एक तरीका से किस तरीके से बढ़ा, इंडस वैली का कैसे निर्माण हुआ, यहाँ तक के लिए क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए, चीजें क्लियर हों तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे तक वीडियो देखने के लिए अगला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।